हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो हमने ये क्या था, कल मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में तीनों स्तंभ क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे थे, हमारे व्यापारिक मार्ग बचता था डिस्कशन करने के लिए, उसे करने वाले थे। आज हम डिस्कस करने वाले थे। तो फिर अब सबसे पहले क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा व्यापारिक मार्ग। फिर 4 मार्ग थे और इसमें ये वाला कौन सा था, सबसे इंपॉर्टेंट था ये पेशावर। पुरुषपुर था उसका नाम। पेशावर से मतलब पुरुषपुर से कहा जाता था, नॉर्थ से पाटलिपुत्र तक ये मार्ग था। फिर पाटल पश्चिम में था और कौशाम्बी का हमारा पूर्व में था। ठीक है, फिर थर्ड मार्ग है प्रतिष्ठान, जो कहाँ है, दक्षिण में है। और क्या है, श्रावस्ती है। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता था, श्रावस्ती तक जाता था। और जो फोर्थ मार्ग था वो क्या था, भृगुकच्छ से स्टार्ट होता था। भृगुकच्छ क्या था, बंदरगाह था। ये हमने क्या किया था, कल देखा था। और कहाँ तक जाता था, मथुरा तक जाता था। और इसके रास्ते में एक मार्ग, एक वो पड़ता था, एक इसकी राजधानी पड़ती थी, अवंती की राजधानी क्या पड़ती थी, उज्जैनी पड़ती थी, या उज्जैन पड़ा करता था। ठीक है, तो ये जो ये क्या थे, ये सब एक दूसरे से क्या थे, लिंक्ड थे। और ये क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या थे, व्यापारिक मार्ग थे। इन रास्तों से क्या हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो फिर इसके साथ ही क्या हो गया, हमारा मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है भाई, मौर्य काल की जो कला थी। कला में क्या है, सबसे पहले अगर कला की बात की जाए तो कला में क्या है, दो तरह की चीजें इंक्लूड की जाएगी। एक आएगी राजकीय कला, जिसका संरक्षण किसने दिया था, जिसको संरक्षण मतलब राज्य राजाओं ने दिया था। और दूसरी लोक कला, जैसे लोकल लोग जो जिसमें काम किया करते थे। और राजकीय कला में क्या आएगा, जैसे हमने बहुत सारे स्तंभों के बारे में पढ़ा। ठीक है, गुहा लेखों के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने, स्तंभ पढ़े, गुहा लेख पढ़े, और क्या मिले, अभिलेख मिले, है ना, कंदराएं मिली। ये सारी कलाएं किसके काल की देन है, मौर्य काल की देन है। और इनको क्या था, राजकीय संरक्षण प्राप्त था, मतलब राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। लोक कला में जैसे लोकल लोग क्या होते हैं, नाचते गाते हैं, है ना, वैसे लोक कला में भी क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई। नाच गाने का कुछ नहीं मिला है हमें, जो हमें मिला है वो क्या मिले, मूर्तियां मिली हैं कुछ, जैसे मिट्टी के कुछ मूर्तियां मिल गई। तो वो सब किस में इंक्लूड किया गया है, लोक कला में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये तो होगी कला की बात। अब हम देखेंगे दास की व्यवस्था। भाई हमने दास के बारे में पढ़ा था, बस ये छोटी सी वीडियो रहेगी और क्या हो जाएगा, आज मौर्य काल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और क्या होगा, आपके पास क्या आएगी, वीडियो फर्स्ट टाइम आई होगी, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रियली में बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। दास क्या थे भाई, अब दासों का वर्णन किसने किया है, जो मैक्स नीचे या जो विदेशी लेखक है उन्होंने क्या 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 कब बोला है, उन्होंने बोला कि भारत में क्या नहीं थे, दासों की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, लेकिन त्रिपिटक क्या है, हमारा बौद्ध ग्रंथ है। और कौन बोला, कौटिल्य ने, जिन्होंने क्या लिखे, अर्थशास्त्र लिखी है। उन्होंने क्या कहा है, दासों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है कि अर्थव्यवस्था में इनका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। त्रिपिटक में इनकी संख्या में लिख देती हूँ, वैसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। 4 बताई गई है। और अर्थशास्त्र में कितने बताए गए हैं, 9 तरह के दास का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये तो होगी दासों की व्यवस्था। और दासों को कहाँ लगाया जाता था, कृषि कार्य में सबसे, मतलब कृषि काम में सबसे बड़े जोत शोध से, या कृषि कार्य में इनको क्या किया जाता था, इंक्लूड किया जाता था। ठीक है, दास की व्यवस्था थी, लेकिन वैसी नहीं थी जैसे मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में होती थी, वैसी नहीं थी, मतलब अच्छे प्रकार के था सारा सिस्टम। तो ये तो हो गया हमारे अर्थव्यवस्था, कला और दास की। ठीक है, अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है महिलाओं की स्थिति। भाई इतना बड़ा साम्राज्य था, तो इसमें अगर हम महिलाओं के बारे में कोई बात ही नहीं करें तो ये तो फिर चीटिंग की बात होगी ना। तो महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे, उनका आकलन करेंगे, देखेंगे कि कैसी उन्हें पोजीशन थी, कैसे कैसे हालत में थी वो।
रॉन्ग, है ना। ऐसा लिखा जाना था, देखो। तो महिलाओं की पोजीशन कैसी थी भाई, बहुत ज्यादा सिक्योर मानी जाती थी, बहुत अच्छी पोजीशन में थी वो, ठीक है। और उन्हें क्या थे, बहुत सारे राइट्स भी दिए गए थे, ठीक है। जैसे क्या कर सकती थी वो, पुनर्विवाह कर सकती थी। क्या कर सकती थी, पुनर्विवाह कर सकती थी। दूसरा क्या थे वो प्रशासनिक कामों में भाग ले सकती थी। प्रशासनिक व्यवस्था में उन्हें क्या किया जाता था, इंक्लूड किया जाता था, ठीक है। इसके साथ साथ क्या था, उन्हें तलाक की अधिकारी थी, वो तलाक ले सकती थी। तलाक दोनों के लिए था, जेंट्स के लिए भी था और किसके लिए था, महिलाओं के लिए भी था, ठीक है। और थर्ड टर्म क्या बताई गई है भाई, कुछ कुछ महिलाएं क्या रहती थी, विधवा विवाह भी होता था। क्या होता था, विधवाओं का क्या कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं क्या रहती थी, बिना विवाह के रहती थी और कैसा करती थी, अपना जीवन ऐसे व्यतीत करती थी। उसे क्या बोलते हैं, छंद वासिनी। जो विवाह नहीं करती, जो विधवा हो जाती थी ना और अपना जीवन अपने इंडिपेंडेंटली जो मतलब चलाती थी, उसे क्या कहते हैं, छंद वासिनी कहते थे। और समाज में क्या थी, वेश्यावृत्ति भी थी। वेश्यावृत्ति मतलब प्रोस्टिट्यूशन। और इसके लिए क्या था, राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। क्या था, राजकीय संरक्षण प्राप्त था, है ना। तो ये तो होगी महिलाओं की बात। और कुछ कुछ महिलाएं क्या देखते रहती थी, घर के अंदर ही रहती थी, उन्हें भी एक नाम दिया गया है, अनिष्कासिनी। अनिष्कासिनी मतलब जो किसी चीज में इंक्लूड होती, घर के अंदर रहती थी, उसे क्या कहा गया है, अनिष्कासिनी, ठीक है। और एक और चीज बताई गई है, कुछ यूनानी लेखक जो उन्होंने क्या कहा है कि मौर्य काल में क्या थी, सती प्रथा भी थी। और मतलब कुछ कुछ सैनिकों की पत्नी क्या हो जाती थी, जैसे युद्ध में गए, सैनिक मर गए तो पत्नी को क्या होना पड़ता था, सती हो जाना पड़ता था। लेकिन जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वो क्या इस मामले में बिल्कुल मौन है, इसके बारे में उसमें कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी पोजीशन में थी, देखो प्रशासनिक में भी पूर्ण विवाह भी हो जाता, तलाक भी ले सकती थी, विवाह भी कर दिया जाता था। और अगर कोई ऐसे चाहती थी कि भी मुझे इंडिपेंडेंटली रहना है, मुझे नई शादी करनी है दूसरी, तो उन्हें क्या कहा जाता था, छंदवासिनी। और ऐसी भी क्या थी, व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो ये तो होगी महिलाओं की स्थिति। अब हम जो करेंगे, अब क्या हो गया है, हमारा मौर्य काल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक चीज बचती है कि जब 185 बिफोर क्राइस्ट में क्या हुआ था, इनके मतलब मौर्य साम्राज्य क्या हो गया, पतन हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। तो इसके पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं, सबसे पहले ये रीजन हो सकता है कि जो सम्राट थे भाई, उनके पास इतनी ज्यादा मतलब दूरदर्शी नहीं थे, वो दूरदर्शिता नहीं थी, निर्बल थे वो, और उनकी बुद्धिहीनता का प्रमाण दिया उन्होंने। इतना बड़ा साम्राज्य को उन्होंने ऐसे ही क्या कर दिया, खराब कर दिया। ये मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन इसके साथ साथ और भी क्या हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि एक रीजन से इतना बड़ा साम्राज्य क्या नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या कर सकते हैं, वीडियो को क्लोज करते हैं। लेकिन वीडियो को क्लोज करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।